A very good morning, all of you. Class 10th, Subject Social Studies, RBSC, Chapter 4th, History of the World. We have studied Industrial Revolution in England, and we are discussing the reasons of why Industrial Revolution happened in England only. हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं सिर्फ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ था ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके बारे में. सो फिफ्थ पॉइंट रिमेनिंग, जो फिफ्थ पॉइंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये बाकी रह गया था. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड वॉर. French Revolution and the wars of Napoleon contributed significantly to the development of Industrial Revolution in England. देखो नेपोलियन, ये देखेंगे हम अभी जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली करेंगे, उसमें ये फ्रांस का रोल आ जाएगा. तो ये नेपोलियन ने जो कंटिन्यूसली वॉर्स किए थे, इन सब की वजह से भी क्या था, एक बेनिफिट हो रहा था इंग्लैंड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने में. ड्यूरिंग द वॉर इंग्लैंड फेल्ट the need of improved ways to production to meet the demands of its soldiers and the soldiers of its allied countries. देखो इंग्लैंड को जब वॉर्स हो रहे थे कंटिन्यूसली, तो उसको डिमांड जो थी, नीड फील हुई थी किसकी, सोल्जर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो, और उसके अकॉर्डिंग और सोल्जर्स को भी डिमांड फील हो रही थी. किस चीज़ की, सोल्जर्स की डिमांड, और जो अलाइड कंट्रीज़, जो आसपास की कंट्रीज़ थी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, मीन्स उनको न्यू वेपन्स चाहिए, कुछ और ऐसी मशीन्स हम बना सकते हैं जिससे वॉर को और इजीली किया जा सकता है या वॉर में यूज़फुल रहेगी. तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए इंग्लैंड को जब इसकी रिक्वायरमेंट या इसकी नीड जब फील हुई थी, तो उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और ज़्यादा स्पीड देने का काम किया था. नाउ द अवेलेबिलिटी, दिस इज़ ऑल्सो द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द इंग्लैंड. ये फेवरेबल कंडीशन थी इंग्लैंड की या इंग्लैंड के लिए. दैट वाज अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल. इंग्लैंड हैड more capital to set up large scale industries compared to other countries of Europe. देखो इंग्लैंड जो था, ऑब्वियसली उसने इतनी सारी कंट्रीज़ पे अपना ऑक्यूपेशन कर रखा था. इसी वजह से उसका जो ये कन्क्वायर था, उसके पास में रॉबरी और दूसरी चीज़ों की वजह से भी क्या था, कैपिटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. फिनेंशियली इंग्लैंड जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम में, जब आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ जो थी वो वॉर में बिजी थी, और सब के सब जो थी वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की कैटेगरी में होते हुए भी नीचे जाती जा रही थी. यानी कि उनका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड जो था वो डाउन होता जा रहा था. नाउ the contemporary situation was the supportive of collecting money and to promote its use. अब देखो जो कलेक्टिंग मनी करना है या उसके लिए जो सिचुएशन थी वो इतनी सपोर्टिव थी कि वो मनी कलेक्ट कर सकता था एंड प्रमोट टू इट्स यूज़, और उसको प्रमोट कर सकता था, यानी कि उस मनी को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता था. In 18th century, the business of England got the facility of procuring loan and also accumulating the capital. अब देखो इंग्लैंड जो था 18th सेंचुरी में एक अच्छा खासा बिज़नेस उसका स्टार्ट हो गया था, और वहाँ इंग्लैंड के जो बिज़नेसमैन थे उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो थी वो प्रोवाइड होने लग गई थी, ताकि वो बिज़नेस को और ज़्यादा स्मूथली रन कर सके. ये जो फैसिलिटीज़ थी उसमें जस्ट लाइक लोन था, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, लोन के बेस पे अपना बिज़नेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उनका प्रोडक्शन और ज़्यादा हो सकता है. 7th पॉइंट इज़ सूटेबल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंग्लैंड. ये तो इसको गॉड गिफ्ट था कि उसके पास में जो था सूटेबल जो जियोग्राफिकल उसके पास एरिया था वो उसके लिए काफ़ी सूटेबल था. लोकेशन जो थी इंग्लैंड की, क्योंकि हमने पहले भी देखा है उसके पास क्या था, आयरन था एंड कोल भी अवेलेबल था. द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंग्लैंड वाज फेवरेबल फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. England was surrounded by coastal borders
फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, चारों तरफ उसके पास में कोस्टल एरिया था, ठीक है ना, मतलब ओशन थे. देयरफॉर इट रिमेन्ड सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेंशंस एंड लूजेस ऑफ वॉर. थस इट कुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. इसलिए क्या था, इंग्लैंड सेफ भी था कि वो चारों तरफ से क्या था, कवर्ड था, सराउंडेड बाय कोस्टल बॉर्डर्स. एंड जो एक्सटर्नल इन्वेंशंस और जो लॉस हो सकते थे वॉर के, वो उसे नहीं हो रहे थे, क्योंकि देखो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया पे कोई भी नहीं लड़ेगा, ठीक है. सो उसे और ज़्यादा मौका मिल रहा था, चांस मिल रहा था प्रमोट करने का, अपने बिजनेस को और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का. नाउ 8th पॉइंट, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड ऑल्सो प्रमोटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब एग्रीकल्चरल जो रेवोल्यूशन था, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन उस टाइम में आ रहा था, तो वो भी उसके लिए जो था वो फेवरेबल था. इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा उसे प्रमोशन का चांस मिल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था. तो कोई भी काम है तो वो मशीन से और ज़्यादा अच्छे से होगा. 9th point, promoting scientific inventions. England, compared to other European countries, gave more freedom to its scientists regarding political and religious interference, and gave encouragement to scientific associations. As a result of conducive situations, scientific inventions largely took place in England. अब देखो इंग्लैंड के अंदर ये भी सिचुएशन जो थी वो उसके लिए फेवरेबल हो रही थी. इंग्लैंड के जो लोग थे, यानी कि जो उसकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, जो साइंटिफिक मैटर्स थे, ठीक है, साइंटिस्ट जो भी थे, उनको रिलीजियस या पॉलिटिकल्स जो मैटर थे उन सब से दूर रखते हुए उनको इतना चांस दिया था, इतने राइट्स मिले हुए थे कि वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पे उनका ध्यान रहेगा, ठीक है. यहाँ सपोज़ अगर ये चीज़ इंडिया में होती है तो इंडिया में कई बार रिलीजियस मैटर आ जाते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट टाइम, अगर हम उस टाइम के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम में क्या हो जाता है, उस टाइम में देखो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो थी वो रिलीजियस प्रेशर डाल रही थी, अपना फोर्सफुली क्या कर रही थी, अपना रिलीजन जो था वो दूसरों को थोप रही थी, दूसरों पे उनको कोशिश कर रही थी कि लोग वो क्या करें, उनका रिलीजन फॉलो करना शुरू करें. इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, तो इंडिया में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये कोशिश की थी कि इंडियन जो है वो सारे इंडियंस क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कर दे. सो दैट वाज द रीज़न ऑफ, और मेजर रीज़न ऑफ द 1857 रेवोल्यूशन. 1857 रेवोल्यूशन का जो मेन रीज़न था वो यही था. नाउ, inventions and reforms in various sectors during the Industrial Revolution. Farming sector. During the Industrial Revolution, agriculture was the first sector to experience reforms. It is believed that Industrial Revolution was not possible without agriculture. देखो एक फार्मिंग सेक्टर भी है इसमें, जिसमें ये महसूस किया गया था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इट कान बी, ये नहीं हो सकता, किसके बिना नहीं हो सकता, विदाउट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन. यूजुअली द सेम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स वर बीइंग यूज्ड टिल द 17th century, which were in use several centuries ago. Since due to no change in agriculture techniques, the demand of agricultural goods was not more than their consumption in the state. But with the development of factory system, the population in city increased. देखो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो था उसकी डिमांड बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर की भी डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन चेंजेस नहीं हो रहे थे एग्रीकल्चर में.
किसी भी रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? चेंजेस लाना। लेकिन यहाँ रेवोल्यूशन आ गया है, लेकिन इसको हम एग्जैक्ट रेवोल्यूशन आना नहीं बोलेंगे, बिकॉज ऑफ डायरेक्टली तो आया ही नहीं है, कोई चेंजेस ही नहीं हुआ है, तो ये कैसा रेवोल्यूशन है? लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसकी वजह से प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही थी, तो अब शायद चेंजेस करने के लिए कुछ और होगा। कंजप्शन भी बढ़ने लग गया था, बट द डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम, द पॉपुलेशन इन सिटी इंक्रीज, सो द डिमांड फॉर ग्रेन्स एंड कॉटन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़ ऑल्सो इंक्रीज। अब देखो डिमांड बढ़ गई है, ग्रेन्स की भी बढ़ गई है, कॉटन की भी बढ़ गई, यानी कि कपड़ों की और जो खाना होता है उसकी सबकी डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ने लग गई है ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। To fulfill this demand of agricultural products, they need to introduce scientific methods in agriculture and manufacturing sector was felt. Second reason was that in order to get more profit, people had started investing capital in agriculture. अब देखो जो ये एग्रीकल्चर है इसमें कैपिटल जो है वो बढ़ने लग रहा है, क्योंकि लोग इसमें अब क्या करेंगे, देखो जब डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इट मीन्स बिजनेस बढ़ रहा है, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इफ़ वी वांट टू गेट बेनिफिट, अगर हमें बेनिफिट लेना है देन वी हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इनफैक्ट द इन्वेस्टमेंट, देखो मे बी आपको ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, थोड़े से बोरिंग लग रहे होंगे, बट अपने को नहीं फील करना है दैट दीज आर बोरिंग, बिकॉज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मतलब पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री वाले चैप्टर में ये दो मेन पॉइंट यही हैं और यही एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो वो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट उसके लिए जो सर्कमस्टेंसेस रेडी हो रहे हैं, जो कंडीशंस, जो सिचुएशंस बन रही है कि रेवोल्यूशन ये हो रहे हैं, और ये जो रेवोल्यूशन होंगे ये क्यों हो रहे हैं, ये सारे रीज़न्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हम जो सिचुएशंस है समझ पाएंगे जर्मनी की और इटली की, कि वो रेवोल्यूशन जो था वो क्यों ज़रूरी था, और वो जो यूनिफिकेशन हुआ है वो भी ज़रूरी क्यों था, और उसी की वजह से ये रेवोल्यूशन है इसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये यूनिफिकेशन होगा। उसके बाद जो ये कंट्रीज़ हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, अगर आप जर्मनी की बात कर लो, अगर इटली की बात कर लो, ठीक है, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़, ये काउंट होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इंडिया डेवलपिंग में होता है, अभी भी अंडर डेवलपमेंट है इंडिया, मतलब पूरी तरह से तो नहीं है, बट हाँ ये है कि कम्प्लीटली डेवलप्ड भी अभी तक नहीं हुआ है, अभी थोड़ा टाइम है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये सारी सिचुएशंस पढ़नी ज़रूरी है। सो डोंट फील दैट दिस इज़ अ बोरिंग टॉपिक एंड ऑल दैट, आपको ऐसा नहीं फील करना है। एंड आई नो मे बी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न बाय हियरिंग ओनली, बहुत मुश्किल होता है, बट डेफिनेटली हमारे जो टॉपिक होंगे आने वाले यूनिफिकेशन और ये जर्मनी एंड इटली वाले, ये इट विल बी वेरी गुड, ये बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसीलिए आप थोड़ा इसको पढ़ लो ध्यान से, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स। नाउ in fact, the investment in the field of agriculture brought the revolution in agriculture. First of all, Jethro Tull, a landlord of Yorkshire, invented the seed drill machine to sow seeds. So the work of sowing seeds became the more systematic and easy. देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में अब चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि अब हम बोल सकते हैं जो एक्चुअल रेवोल्यूशन है दैट इज़ हैपनिंग। यॉर्कशायर ने क्या किया था, ऐसा इन्वेंशन किया था, जो सीड होते हैं उनको, उनके लिए ड्रिल मशीन बनाया था। ठीक है, एन इंग्लिश लैंडलॉर्ड नेम्ड
टाउनशेंड गेव द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन सो दैट, देखो क्रॉप को रोटेशन करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही एक क्रॉप जो है वो प्लगिंग की जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सोइल एरोजन होने का चांस रहता है। अगर सोइल का फर्टिलाइजेशन, वी हैव टू सेव दैट फर्टिलाइजेशन ऑफ द सोइल, देन जो एग्रीकल्चर करने के लिए फार्मर्स और पीजेंट्स रहते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्रॉप का रोटेशन करते रहना चाहिए। नाउ there was no need to leave the land unused, and the per acre production of crops also increased around 1770. Robert Bakewell made animal husbandry a profitable occupation। देखो रॉबर्ट बेक जो ये हैं, इनका नाम आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, एनिमल हस्बेंड्री जो था इन्होंने स्टार्ट किया था। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग होता है जो ये जानवर रहते हैं जिनसे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलता है, इन सारे कैटल से इनको क्या किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करने की कोशिश होनी चाहिए। With agriculture he started experiments to improve the breeds of sheep। अब उन्होंने क्या किया था, इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था जो ब्रीड्स होती हैं, ठीक है, किसकी, शिप की और काउस की, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। वाइट रेवोल्यूशन देखो स्टार्ट हो रहा है, ये वाइट रेवोल्यूशन का ही पार्ट है जिससे डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनको प्रमोशन मिलेगा। He became successful in developing a breed of sheep 3 times heavier than the previous one by implementing the new technique of scientific। देखो साइंस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, एक शिप से जितना वूल मिल सकता है उससे 3 गुना ज़्यादा वूल जो था वो मिलने वाला था या मिल रहा था, हैवियर जो बेनिफिट था उनको मिल रहा था, ठीक है। ये सब किससे मिल रहा था, साइंटिफिक टेक्निक से। Scientific breeding। In 1793 AD, an American native Wheaton made a machine। देखो Wheaton जो है उन्होंने एक मशीन बनाई है to separate grains from the straw। देखो थ्रेशिंग मशीन्स वगैरह कुछ होती है, थ्रेशर्स होते हैं, क्रशर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ये जो आप वीट और ये खाते हैं सब, इनको क्या करना होता है, इनको ज़रूरत पड़ती है सेपरेट करने की, ग्रेन्स को और ये दालों को, है ना। तो ये सब करने का काम करने के लिए इन्होंने एक नई मशीन जो थी वो बनाई थी। एंड इन 1834 AD साइरस हॉल मैकॉर्मिक इन्वेंटेड हार्वेस्टिंग मशीन। इन्होंने क्या किया था, हार्वेस्टिंग मशीन बनाया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर and the invention of machines operated by power resulted in agricultural revolution। देखो एग्रीकल्चरल जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट अब हो गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। Now it's enough for today and we will continue our chapter with a new topic, that is new inventions in textile industries एंड न्यू इन्वेंशंस इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देखो आफ्टर 2 लेक्चर्स हमें क्या होगा, रेवोल्यूशन के बाद में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दैट, उसको मिस मत करना, ज़रूर अटेंड करना, वापस शायद अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।